Dear friends, today we are going to discuss Instrument of Trade Policy, Unit 2 of International Trade, part of the CA Foundation Macroeconomic course. So let's start. Now the first of all points come, what is a trade policy? अगर हम सिंपल बात करें ट्रेड पॉलिसी का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई आइदर टू प्रमोट और रेस्ट्रिक्ट import or exports. Means depending upon the requirement of the country, either government wants to promote imports, government wants to restrict imports, government want to promote exports, government want to restrict the exports. Now what are the policy instruments through which these steps, these objective of promotion and restriction of import and export take place? इस चैप्टर में वही बताया गया। अब हम अगर आगे आती है, मैंने यहाँ पे क्या करा है कि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, मतलब चैप्टर में थ्योरी है, थ्योरी काफ़ी है, तो अब हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बाय दिस येलो कलर सो दैट इफ यू रीड इट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। नाउ द ट्रेड पॉलिसी होती है, ट्रेड पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है प्रोटेक्शनिज्म और एक ट्रेड पॉलिसी का दो पार्ट बोल गया, अदर ऑब्जेक्टिव होता है। ट्रेड पॉलिसी के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड लिबरलाइजेशन। प्रोटेक्शनिज्म नाम से शो हो रहा है गवर्नमेंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट वांट टू आइदर रेस्ट्रिक्ट द import or government want to either restrict the export. And the trade liberalization refers to the policies adopted by the government to promote, to liberalize the either export or imports. So depending upon the country, the policy could be the protectionism policy or could be the trade liberalization policies. अब जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में ये बोला गया था कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ना चाहिए। व्हाट विल हैपन? दिस विल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट अ वर्ल्ड लेवल। But in reality, the fair competition does not always exist. Reason being, कई कंट्रियों के पास एक नेचुरल एडवांटेज होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, चाइना की इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ की सारी बिजनेस डिसीजन, सारी इंडस्ट्रीज इज गवर्न बाय द, इस पॉलिसी डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंगली दे डिसाइड कि भैया क्या प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, एंड अकॉर्डिंगली दे country produce that much, and sometimes in that process they achieve economies of scale, means वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ते बन जाती है। and to cover up to engage in the sale of that excess production, the to engage to sell that excess product, they sometimes sell the product in other countries at very cheap price, and which affect the many domestic firms of the imported country, जो country import कर रही है। Hence हम simple बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि why there is a need for the trade policy when the theoretically it's advocated that, it's mandated that, ये कहा जाता है कि ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड से कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का वर्ल्ड लेवल पे भला होगा। बट यहाँ पे रियलिटी में फेयर कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे व्हाट इज द पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। अब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर का मतलब क्या हो रहा है? रेस्ट्रिक्टिंग द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, हमने समझ लिया था, इस पर ज़्यादा नहीं आते। अब मैंने जो आपको बोला था, ट्रेड पॉलिसी मीन्स ऑल इंस्ट्रूमेंट दैट गवर्नमेंट में यूज टू प्रमोट और रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये मैंने बोला था। नाउ द ट्रेड पॉलिसीज, जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज है, दे कैन बी क्लासिफाई एज द प्राइस रिलेटेड मेजर्स एंड नॉन प्राइस मेजर्स। प्राइस रिलेटेड मेजर्स को क्या बोला जाता है? टैरिफ, टैरिफ बताऊंगा। और नॉन प्राइस मेजर्स जिसका सिनोनिम है नॉन टैरिफ मेजर्स। तो मीन्स द ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैज टू पार्ट्स, प्राइस रिलेटेड मेजर्स और नॉन प्राइस मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर्स। अब हम समझते हैं टैरिफ्स। यहाँ पे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ्स वो बताया गया। सबसे मतलब आता है पहले टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ का मतलब फाइनेंशियल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स imposed at the border
ऑन गुड्स गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू दी अनदर कंट्री। अगर हम बात करें यहाँ पे आपने एक हो सकता है इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ इंपोर्ट टैरिफ आपका कौन लगाएगा? इंपोर्ट टैरिफ आपका लगाएगा इंपोर्टिंग कंट्री। देयर कुड ऑल्सो बी दी एक्सपोर्ट टैरिफ। तो एक्सपोर्ट टैरिफ भी कौन लगाएगा? जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है। एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि गुड्स जिस कंट्री में जा रहे हैं वो इंपोर्ट टैरिफ लगा सकता है। आजकल के सिनेरियो में हम एक लाइन यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं, import duties। import duties means import tariff being a परवेसिव का मतलब आज की डेट में हर कंट्री एक्सपोर्ट तो करना चाहती है बट दे वांट टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट्स। हेंस अगर हम टैरिफ का कॉमन मतलब लेंगे तो इन जनरल सेंस आज के सिनेरियो में टैरिफ जनरली मीन्स इंपोर्ट ड्यूटीज। वही लिखा है इंपोर्ट ड्यूटीज बीइंग परवेसिव देन एक्सपोर्ट ड्यूटीज। Tariffs are often associated with import duties, and in this unit, tariff would refers to the import duties only. But tariff एक general word है, it can be with reference to import, it can be with reference to export. But इस unit में मॉड्यूल में बोला गया है कि हम टैरिफ का मतलब import duties ले रहे हैं। अब टैरिफ का पर्पस क्या होता है? टैरिफ aim at altering the relative price of goods and service imported। सिंपल चीज है, तो आपको भी आइडिया होगा कि अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज लगाती है, व्हाट विल हैपन? इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने के बाद इंपोर्टेड गुड विल बिकम कॉस्टलियर एज कंपेयर अगर इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती। उससे क्या फायदा हो रहा है? द इंपोर्टेड प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड द डोमेस्टिक प्राइस कम एट पार। इसके डोमेस्टिक प्राइस, इसके दो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। एक तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैन compete with the imported goods, it will promote the domestic industry, and secondly by imposing the import duty it enable the government to raise the revenue। Hence the main goal of the tariff is to raise revenue for the government and to protect the domestic import competing industries। So this is the main purpose of the levying the tariff on the import of the goods। Now let's start the what are the various form of import tariffs। ये हम समझ लेंगे तो इससे हमारे MCQ जो है वो मोस्टली इसी चैप्टर मतलब इसी टाइप व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ इसी पे आ रही। लेट्स स्टार्ट स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ क्या बोलना चाह रही है? स्पेसिफिक टैरिफ इज द फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा ही है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक टैरिफ और 1000। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बोला यहाँ पे कि अगर हम कोई भी बाईसाइकिल इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर 1000 रुपी पर बाईसाइकिल टैरिफ लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक टैरिफ इज नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यू। Specific tariff is the fixed amount of tariff per physical unit according to the weight, measurement of commodity or in terms of the units। मतलब यहाँ पे वैल्यू पे बेस्ड नहीं है, वो फिजिकल यूनिट पे बेस्ड है। अब इसमें एक चीज हम पढ़ते हैं आगे, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्पेसिफिक टैरिफ। डिसएडवांटेज ऑफ स्पेसिफिक टैरिफ क्या हो रहा है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इट्स प्रोटेक्ट value varies inversely with the price of the import। यहाँ पे हम वर्ड यूज क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्टिव वैल्यू। हमने ऊपर पढ़ा था हम इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लेवी कर रहे हैं? टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मैं आपको वही समझाता हूँ। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बाईसाइकिल का इंपोर्टेड प्राइस आता है 5000। गवर्नमेंट उसके ऊपर 1000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है। इसका मतलब अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें तो वैल्यू कितनी हो रही है? 20%। अब मान लेते हैं फ्यूचर में इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा हो गया, द वैल्यू ऑफ बाईसाइकिल इंक्रीज टू 10,000।
अगर अभी गवर्नमेंट 1000 रुपए की ड्यूटी लगा रही है तो रेट कितना हो गया 10%। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ा तो जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी वो रिड्यूस होके 20 से 10% हो गया। इसका मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो पहले एक प्रोटेक्शन मिल रहा था कि भैया डोमेस्टिक प्राइस 20% से बढ़ इंपोर्टेड प्राइस 20% से बढ़ रहा है, वो इंपोर्टेड प्राइस अब कितने परसेंट से बढ़ रहा है 10% से। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है कि in case of specific tariff, whether the productive value varies directly inversely with the price of the product does not vary with the productive value does not vary with the price of the product। मीन्स हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव वैल्यू वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। तो अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक टैरिफ सिंपल है, इट्स अ टैरिफ फिक्स अमाउंट ऑफ टैरिफ पर फिजिकल यूनिट। एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इट्स प्रोटेक्टिव वैल्यू वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट। नाउ कम्स द अनदर टैरिफ एड वेलोरम टैरिफ। When the duty means tariff is levied as a fixed percentage of the value of traded commodity, it's called ad valorem tariff। एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं कि भाई सिंपल जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था 20% का रेट फिक्स कर दिया है। अब बाईसाइकिल का प्राइस अगर 5000 है तो टैरिफ लग रहा है 1000 रुपये। बाईसाइकिल का प्राइस 10,000 रुपये हो गया तो टैरिफ लग रहा है 2000 रुपीज। Ad valorem tariff preserves the protective value of tariff on a home producers। तो ये मीन्स ad valorem tariff में हम बात करेंगे it varies directly protective value varies directly with the ad valorem मतलब ऐसे बोलता हूं मैं आपको ad valorem tariff varies protective value of ad valorem value varies directly, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो स्पेसिफिक में हम फिक्स अमाउंट ऑफ मनी लगा रहे हैं, यहाँ पे एक परसेंटेज हम वैल्यू पे इंपोज कर रहे हैं। देयर आर मेनी वेरिएशंस ऑफ द अबव टैरिफ। हम यहाँ बोले देयर आर वेरियस वेरिएशन ऑफ द अबव टैरिफ्स। तो यहाँ पे बेसिक देखा जाए तो मेरे दो ही टैरिफ हो रहे हैं कौन से, स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम। इसके वेरियस वेरिएशंस है। लेट्स स्टार्ट मिक्स टैरिफ। मिक्स टैरिफ हम क्या कहना चाह रहे हैं, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिपेंडिंग अपॉन विच जनरेट द मोस्ट इनकम फॉर द नेशन। सिंपल सी बात यहाँ पे कर रहे हैं, एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया। टैरिफ में हमने बोला ड्यूटी ऑन कॉटन कितना आ रहा है 5% एड वैलोरम और 3000 पर टन विच एवर इज हायर। तो मिक्स टैरिफ में हमने दोनों का यूज करा, एड वैलोरम और स्पेसिफिक, और जो ज्यादा हुआ वो हमने लेवी कर दिया। नाउ कम्स द कंपाउंड टैरिफ और कंपाउंड ड्यूटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ड्यूटी ऑन चीज एट 5% एड वैलोरम प्लस 100 रुपी पर किलोग्राम। मीन्स यहाँ पे दोनों टैरिफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे एक ही टैरिफ इन्वॉल्व था और जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो एप्लीकेबल हो रहा था। यहाँ पे दोनों टैरिफ इन्वॉल्व है, एड वैलोरम टैरिफ भी इन्वॉल्व है और फिक्स स्पेसिफिक टैरिफ भी इन्वॉल्व है, उसको नाम दिया गया कंपाउंड टैरिफ। अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल टैरिफ। These are tariff on the basis of the specific contents of the imported goods। अब जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, फॉर एग्जांपल ₹3000 on each solar panel plus 50 per kg on the battery। मीन्स यहाँ पे अगर बैटरी नहीं है सोलर पैनल में, एज्यूम करते हैं, तो ये टैरिफ नहीं एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे टैरिफ जो है वो आपका कैसे बेस्ड हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। नेक्स्ट हम करते हैं टैरिफ रेट कोटास। टैरिफ रेट कोटास क्या हुआ है, अभी हम एक पढ़ेंगे नॉन टेक्निकल बैरियर्स। कोटास का मतलब इंपोर्टिंग कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी
कि यू कैन इंपोर्ट अप टू अ लिमिटेड कोटा इन अ कंट्री, एक लिमिटेड अमाउंट तक इंपोर्ट कर सकते हो। तो टैरिफ रेट कोटा क्या हो गया, इंपोर्ट एंट्रिंग अंडर द स्पेसिफिक कोटा will be subject to the lower tariff rate and import above the quota will attract the higher tariff. That's called tariff rate quota. ये आपको समझ में आ गया, कोई टेक्निकलिटी इसमें कुछ नहीं है। मोस्ट फेवर नेशन टैरिफ, मोस्ट फेवर नेशन टैरिफ का मैं मतलब पहले रीड करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम बोलते हैं FN, MFN. MFN tariff refers to the import tariff which country promised to impose on import from any other member of WTO World Trade Organization unless country is a part of the trade agreement. एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। ABCDE 4-5 कंट्रीज है। ए जो है इन 4 कंट्री से इंपोर्ट करता है तो वो एक टैरिफ इंपोज कर रहा है। बट इफ फॉर एनी रीजन A gives benefit of reduced tariff to E, then a part of WTO commitment उसको वो reduced tariff B, C, D पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मोस्ट फेवर नेशन टैरिफ refers to import tariff which country promises to import from other members of the country unless country is a part of, ये लाइन जो मैंने अभी उसमें ब्रैकेट में डाली है बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मतलब MFN का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर ये पांचों कंट्री WTO की कमिटमेंट का पार्ट है तो व्हाट विल if A is importing, he has to charge certain tariff from all countries in same manner. और अगर A कंट्री E को कुछ बेनिफिट पास ऑन कर रही है लोअर टैरिफ के लिए तो वो उसको BCD को भी पास ऑन करना है। वेरिएबल टैरिफ, यहाँ पे क्या, अ ड्यूटी specifically fixed to bring the price of imported commodity up to the level of domestic price support price for the commodity. तो वेरिएबल टैरिफ हम क्या बोल रहे हैं, अ ड्यूटी स्पेसिफिकली फिक्स, तो फिक्स टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी अप टू द डोमेस्टिक प्राइस। इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज हम चाहे स्पेसिफिक की बात करें, टैरिफ की बात करें या हम एड वैलोरम की बात करें, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम रहता है तो इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं। अब आते हैं मेन अनदर इंपॉर्टेंट टैरिफ के ऊपर, प्रेफरेंशियल टैरिफ। ये क्या चीज है, आज की डेट में देयर आर मेनी कंट्रीज विच आर एंटरिंग इनटू द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट under which they promise to give another country product lower tariff than their FN rate. These agreements are reciprocal, means to promote the international trade. For example, हम बात करते हैं इंडिया और मान लेते हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं किससे इंडिया ने करा है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं से श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका ने एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करा है मान लेते हैं, जिसमें ये डिसाइड होता है कि अगर स्पेसिफिक आइटम श्रीलंका से इंडिया श्रीलंका से इंपोर्ट करेगी तो उसके ऊपर इंडिया लोअर ड्यूटी लगाएगी और अगर श्रीलंका कुछ स्पेसिफिक आइटम इंडिया से इंपोर्ट करेगी उसके ऊपर श्रीलंका लोअर रेट लगाएगी। दिस इज कॉल्ड अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये वाली चीज, एंड दिस इज अलाउड अंडर द WTO। तो इस केस में व्हाट विल हैपन कि कंट्रीज जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो एंटर कर रही है दे कैन लेवी द लोअर टैरिफ देन FN रेट, और उनको ये लोअर टैरिफ बाकी कंट्रीज को जो WTO का पार्ट है पास ऑन नहीं करना है। तो दीज एग्रीमेंट्स आर रेसिप्रोकल इन द सेंस कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बेनिफिट पास ऑन करती है। अब हम समझते हैं लोअर टैरिफ इज चार्ज फ्रॉम गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री विच इज गिवन दी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि एक एग्जांपल कि किन किन कंट्रीज ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करा है। आगे बढ़ते हैं, बाउंड टैरिफ। अंडर दिस WTO members bind itself with legal commitment not to raise tariff above a certain level.
The bound rates are specific to individual products and represents the maximum level of import duty that can be levied on a product imported by that member. बाउंड टैरिफ में क्या हो रहा है? बाउंड टैरिफ में जो WTO के मेंबर्स है उन लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं करा है. दे बाउंड इटसेल्फ कि भाई हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक ड्यूटी जो है वी विल रेस्ट्रिक्ट द ड्यूटी टू अ सर्टेन लेवल एंड वी विल नॉट इंक्रीज द ड्यूटी बियॉन्ड दैट लेवल. मीन्स दे आर बाउंडिंग देमसेल्फ टू रेस्ट्रिक्ट द level of tariff to a certain rate for all WTO members. This is called a bound tariff. दोबारा रीड करता हूं. A WTO member bind itself with legal commitment not to raise tariff above a certain level. अभी मैं पूरे टैरिफ को पढ़ने के बाद एक फटाफट आपको समराइज रीकैप करा दूंगा कि डिफरेंट टैरिफ क्या है. अपने को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसी के ऊपर एमसीक्यू बिल्ट होंगे. अप्लाइड टैरिफ कुछ नहीं है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं. अब आ रहा है एस्केलेटेड टैरिफ. एस्केलेटेड टैरिफ का जो पर्पस है, एस्केलेट का मतलब बढ़ना. अब कंट्री क्या चाहती है? कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री में रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हो एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चर गुड्स. उसका रीजन क्या है कि अगर रॉ मटेरियल का इंपोर्ट होगा तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रमोट होगी. और अगर हम मैन्युफैक्चर गुड्स का इंपोर्ट करेंगे तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होगी. टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव व्हाट हैपेंस, द कंट्री इम्पोज हायर, यहाँ पे लाइन लीड करता हूँ, द टैरिफ ऑन प्रोडक्ट इंक्रीजेस एज दैट प्रोडक्ट मूव थ्रू द वैल्यू एडिड चेन. यहाँ पे मैं आपको रीड करके बताता हूँ. देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ 4% टैरिफ ऑन आयरन ओर एंड 12% टैरिफ ऑन अ स्टील पाइप्स. मीन्स क्या हो रहा है कि अगर आयरन इंपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर टैरिफ का रेट कम रखा है सो दैट इंडिया की बात करता हूँ, कोई भी कंट्री खुद क्या बना सके? स्टील बना सके. और अगर हम डायरेक्टली स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैरिफ ज्यादा रखा हुआ है. दिस इज टू डिस्करेज द इंपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स. तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ एस्केलेटेड टैरिफ ऑन प्रोडक्ट इंक्रीज एट दैट प्रोडक्ट मूव्स द वैल्यू एडिड चेन. तो एस्केलेटेड टैरिफ का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. प्रोहिबिटिव, नाम से समझ में आ रहा है प्रोहिबिटिव टैरिफ. एग्जॉस्ट मींस एक्सॉर्बिटेंट टैरिफ, ज्यादा बहुत टैरिफ, is a one that is set so high that no import can enter. अब एक आ रहा है टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू द ट्रेड डिस्टॉर्शंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्शन? मैं आपको यहां से बताता हूं एक लाइन रीड करके. सम कंट्री एंगेज इन अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस विच आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन नेचर. ये तो जनरल लाइन है, मैं आपको रीड करता हूं. ये जो लाइन आ रही है, समटाइम कंट्री एंगेज इन अनफेयर ट्रेड फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस, यहाँ पे कंट्रीज की बात कर रही है. फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री है, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट्स एप्पल प्रोड्यूस हुए. उन्होंने वहां पे एप्पल को एक्सपोर्ट करने के लिए व्हाट दे गिव एक्सपोर्ट सब्सिडी टू द एप्पल प्रोड्यूसर. उससे क्या हुआ? जो एप्पल प्रोड्यूसर्स है उनकी कॉस्ट कम हो गई. तो व्हाट दे विल डू, दे विल सेल द एप्पल टू अदर कंट्री एट वेरी चीप प्राइस. नाउ दिस इज अ ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय वन कंट्री. तो व्हाट द अदर इंपोर्टिंग कंट्री विल डू, they will impose tariff as a response to the trade distortion. मीन्स जो ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल ले रहा हूँ एक्सपोर्ट सब्सिडी देके वहां के एप्पल प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट कम कर रही है. द इंपोर्टिंग कंट्री विल कॉरस्पॉन्डिंग लेवी द टैरिफ टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द एप्पल. दिस इज कॉल्ड टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू द ट्रेड डिस्टॉर्शन. अब हम आते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज. ये बहुत प्रिवलेंट रहता है वर्ड, एक कॉमर्स स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए. रीड करता हूँ फिर समझाता हूँ.
Anti-dumping duty is a protectionist tariff that domestic government imposes on foreign import that it believes are priced below the fair market value. मैं आपको यहाँ से रीड करता हूँ, ये लाइन रीड करता हूँ. डंपिंग occurs when manufacturers sell goods in a foreign country below the sales price in a domestic market or below their full average cost. देखिए दोनों चीज आप पढ़ती है, टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू द ट्रेड डिस्टॉर्शन और एंटी डंपिंग ड्यूटीज. यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो itself selling the goods in other countries at less their cost. मीन्स डंप का मतलब एक तरह से थ्रो करना, बेच बिल्कुल डंप करना मतलब फेंकना. तो अगर किसी कंट्री में एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है और उस केस में वहां पे उतना माल सेल नहीं हो रहा है, तो व्हाट दैट प्रोड्यूसर विल डू, ही विल ट्राई टू डंप द प्रोडक्ट इन अदर कंट्री एट अ वेरी थ्रो अवे प्राइस, एट वेरी चीप प्राइस. तो इससे उसका जो माल है वो तो जा रहा है, कुछ तो रिकवरी हो रही होगी. तो ऐसे में द इंपोर्टिंग कंट्री इम्पोज द एंटी डंपिंग ड्यूटीज. जैसे एक लाइन आपको रीड करता हूँ. डंपिंग मे बी रिस्टॉर्टेड एज अ predatory pricing practice to drive out established domestic producer from the market and to establish monopoly position. मैंने यहाँ पे तो एग्जांपल लिया था एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है. यहाँ पे ये जो लीज लिखी आ रही है, दूसरा केस बन रही है. वो दूसरा केस क्या है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में बहुत सस्ता माल बेच रही है सो दैट वहाँ की डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मार्केट से आउट हो जाए, फेल हो जाए और उनकी वर्ल्ड वाइड मोनोपोली पोजीशन बन सके. तो मीन्स वो प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब हो रहा है बहुत सस्ते में दूसरी कंट्री में माल बेच रहे हैं. ऐसे में डोमेस्टिक जहाँ इंपोर्ट हो रहा है, दैट कंट्री, दैट गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री इम्पोज द एंटी डंपिंग ड्यूटी. एग्जाम्पल आप रीड करता हूँ. In January 17, India imposed anti-dumping duties on a color-coated or pre-painted flat steel product imported into country from China and European nation for period not exceeding 6 months. उस पीरियड में गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व करा होगा कि वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स, कहाँ के, चाइना के, यूरोप के, दे मस्ट बी डंपिंग देयर स्टील, फ्लैट स्टील प्रोडक्ट टू इंडिया. हेंस गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी होगी. तो टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू द ट्रेड डिस्टॉर्शन, ये वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, एप्पल वाला एग्जांपल दिया, तो वो हो रहा है. और एंटी डंपिंग ड्यूटी में प्रोड्यूसर हिमसेल्फ और इटसेल्फ इज डंपिंग इट्स प्रोडक्ट इन अदर कंट्री. तो उसके लिए गवर्नमेंट जो ड्यूटी इम्पोज कर रही है उसका नाम आ रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी. और ट्रेड डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो टैरिफ इंपोज कर रहे हैं उसे बोला जा रहा है टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन. अब हम पढ़ते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी. क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर टैरिफ दैट एम टू ऑफसेट द आर्टिफिशियली लो प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर हु एंजॉय एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड टैक्स कंसेशन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इन देयर होम कंट्री. In such case, CVD is charged in an importing country. लाइन रीड करता हूँ. टू निगेट द, आपको से मैं समझाता हूँ काउंटर वेलिंग ड्यूटी. इसको शॉर्ट में बोला जाता है CVD. काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब यहाँ पे कब इम्पोज करा जा रहा है कि वहां पे जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, दे आर सेलिंग एट आर्टिफिशियली लो प्राइस. It could be export subsidy, tax concession or any reason. और इंपोर्टेड कंट्री चाहती है कि उस लो प्राइस को हम डोमेस्टिक प्राइस के बराबर ले आए. एग्जाम्पल लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन दे आर सेलिंग एट 5,000 और इंडिया में वो मोबाइल फोन हो रहा है 10,000 रुपए का. अगर यहाँ पे सारे के सारे हम इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी. तो what will they will charge the 5,000 as the import duty so that इसका प्राइस इसके इक्वल आ जाए. रीड करने में आपको ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी और टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन सेम लग रहा होगा. हमने अलग अलग नाम दे दिए, बट अगर हम बेसिक पर्पस देखा जाए तो एक चीज एक ही होती है कि हमें
प्राइस रेज करना है, जो ऊपर हमने प्रोटेक्शन टैरिफ का पर्पस पढ़ा था, टू रेज द रेवेन्यू एंड टू bring the imported price at par with the your this domestic price. But depending upon the means situations, different type of tariff create हो गए. जैसे एग्जांपल यहाँ पढ़ रहे हैं, in 2016 in order to protect domestic industry, India imposed 12.5% countervailing duty on gold import from Asian. ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये उनका नाम, एक ग्रुप है, उनसे ये लगाई गई होगी. अगर हम अब एक रीकैप करें व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ड्यूटीज, उससे आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, बेसिक तो हो गई स्पेसिफिक टैरिफ, जो यूनिट के बेसिस पे, एडवलरम वैल्यू के बेसिस पे, इनका वेरिएशंस. मिक्स में क्या हो रहा है, अगर हम बात करें याद करने के लिए, हायर ऑफ एडवलरम और स्पेसिफिक. कंपाउंड में क्या हो रहा है, दोनों का मिक्सचर हो रहा है. टेक्निकल टैरिफ इज टैरिफ बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड. टैरिफ रेट कोटा आपको आएगा, ध्यान रहेगा कि गुड्स इंपोर्ट एंट्रिंग अंडर द स्पेसिफिक कोटा will attract lower tariff and goods exceeding the quota will attract the higher tariff. MFN का मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ. सिंपल आपने को याद क्या करना है, जो WTO मेंबर्स है, कंट्रीज है, दे आर चार्जिंग इंपोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम ईच अदर, दैट्स एन MFN टैरिफ. वेरिएबल टैरिफ आप इग्नोर कर दीजिए, कुछ नहीं है. प्रेफरेंशियल टैरिफ आपको समझ में आया, नाम से आ रहा है कि दो कंट्री से इंडिया श्रीलंका ने आपस में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करा है और उन्होंने डिसाइड करा है कि हम किस प्रोडक्ट के ऊपर लोअर टैरिफ चार्ज करेंगे. बाउंड टैरिफ, बाइंड कर रहे हैं, WTO मेंबर्स बाइंड कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर टैरिफ का रेट एक लेवल से ज्यादा नहीं करेंगे. बाउंड टैरिफ में सारे WTO मेंबर्स होते हैं और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में होता है. एस्केलेटेड टैरिफ, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर गुड्स से आप ध्यान रखिएगा कि द एस्केलेटेड टैरिफ मींस द टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट इंक्रीज एज दैट प्रोडक्ट मूव्स थ्रू द वैल्यू एडेड चेन. प्रोहिबिटिव टैरिफ नाम से हो रहा है. अब टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, एंटी डंपिंग ड्यूटी और CVD के अलग अलग आ रहे हैं. तो तीनों में अगर हम देखें, पर्पस एक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस अलग अलग नाम क्लासिफाई कर दिए गया कि कोई डेलिबरेटली ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है, उस टैरिफ को नाम ये दे दिया गया. बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूं तो प्रैक्टिकली एक एंटी डंपिंग ड्यूटीज और CVD ही होती है. ये जो ट्रेड टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन है, ये कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में होता नहीं है. रियल लाइफ में एंटी डंपिंग ड्यूटीज होती है और CVD होती है. तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कब हो रही है, जब एक सेलर दूसरी कंट्री में आर्टिफिशियल लो प्राइस पे बेच रहा है, आइदर टू जो उसकी एक्सेस प्रोडक्शन हुई है उसको रिमूव करने के लिए या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किल करने के लिए. तो गवर्नमेंट उस रिस्पॉन्स के लिए जो ड्यूटी लेवी कर रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज हो गई. और CVD कब लाई कर रहे हैं, टू जब वहां की एक्सपोर्टर कंट्री की गवर्नमेंट उन्हें एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है और टैक्स कंसेशन दे रही है, तो इंपोर्टिंग कंट्री विल लेवी CVD countervailing duty to bring the imported price at par with the domestic price. Now let's start effects of a tariff. इसको सिंपल रीड करते हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा. Domestic consumers suffer a loss in a consumer surplus because they must now pay higher price. मीन्स अगर हम सिंपल सी बात करें, कॉमन सेंस की बात हो रही है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटीज लेवी नहीं होती तो इंपोर्टेड गुड कंज्यूमर को सस्ता पड़ते, दे वुड हैव एंजॉय मोर कंज्यूमर सरप्लस. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इस पे नहीं जा रहा. आप तो सिंपल ध्यान रखना, कंज्यूमर सफर कर रहा है और कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है. टैरिफ एनकरेज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स. ऑब्वियसली टैरिफ लेने से, टैरिफ लेवी करने से क्या हो रहा है, इंपोर्टेड गुड्स विल बी entering less amount in India. As a result, tariff encourage consumption and production of domestically produced import substitutes and it protect the domestic industry. Producers in importing country experience an increase in well-being as a result of
imposition of tariff, because tariff levy करने से क्या हो रहा है, now they can sell their product at their own selling price instead कि they could achieve competition. अगर imported good enter होंगे तो उससे क्या होगा, they have to compete with the cheap imported goods, they have to work on cutting down their cost. अब उनको वो efforts नहीं करने हैं, तो price increase in their product in domestic market increase producer surplus, means producer surplus बढ़ रहा है और consumer surplus घट रहा है. Tariff create trade distortion by disregarding the competitive advantage. Theoretical point है, इस पे ज्यादा मैं deliberate नहीं कर रहा हूँ. ये now comes the non tariff measures. वो ही क्या होती है, टैरिफ कॉन्स्टिट्यूट दी विजिबल बैरियर्स, ये एक एमसीक्यू बन सकता है, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर इनविजिबल. तो यहाँ पे वही लिखने चाह रहे हैं हम, नॉन टैरिफ बैरियर्स आर इनविजिबल. आगे पढ़ते, नॉन टैरिफ मेजर्स को हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, नॉन टैरिफ मेजर. अब एक देखिए लाइन पढ़ रहा हूँ फिर आगे बताऊंगा. नॉन टैरिफ मेजर्स कंप्राइज ऑल टाइप ऑफ मेजर्स विच alter the conditions of international trade, including policies and regulation that restrict the trade and those that facilitate it. Means NTM भी दो तरह की हो गई. अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक हो गई प्रोटेक्शन जो रेस्ट्रिक्ट कर रही है, और एक हो गई लिबरल जो प्रमोट कर रही है. तो प्रमोशन वाली भी हो सकती है NTM, और प्रोटेक्शन भी हो सकता है. अब एक लाइन लिख रहे हैं, एनटीएम आर नॉट सेम एज नॉन टैरिफ बैरियर. ये वर्ड क्या आ रहा है, बैरियर. तो नॉन टैरिफ बैरियर हमेशा कब यूज होगा, जब व्हेन वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, व्हेन वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. देखिए लिखा रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर्स आर डिस्क्रिमिनेशनरी नॉन tariff measures imposed by government to favor domestic over the foreign suppliers. तो barriers आ रहे हैं, it means नाम शो हो रहा है, it's a protective in nature, और NTM शो हो रहा है नॉन टैरिफ मेजर, जिसकी थीम प्रोटेक्शन भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है. आइए पढ़ते आगे. नॉन टैरिफ मेजर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक टेक्निकल मेजर्स और एक करा गया है नॉन टेक्निकल मेजर्स. टेक्निकल मेजर्स आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और नॉन टेक्निकल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स. इन दोनों को नीचे मॉड्यूल में एक्सप्लेन करा है, मैं आपको समझाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा. टेक्निकल मेजर्स को चलो ऊपर से पहले बताता हूं. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल मेजर्स आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इंपोर्टिंग कंट्रीज ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि आपके अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है तो वी विल नॉट इंपोर्ट. दिस इज टेक्निकल मेजर्स. तो एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था आपके में यहाँ पे, दीज मेजर्स आर इंटेंडेड फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, फूड सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. प्रोडक्ट स्पेसिफिक में उन्होंने ये बोल सकते हैं कि आपके इसमें अगर पेस्टिसाइड्स का लेवल एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है तो वी विल नॉट इम्पोर्ट. तो ये जो हम बात करने चाह रहे हैं, टेक्निकल मेजर्स आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. इसको रीड करते आइए. यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, पहले दो मेजर्स हैं, एक सैनिटरी एंड phytosanitary measures, SPS measures. SPS measures are applied to protect human, animal, plant life from risk arising from additive, pests, contaminants, toxins or disease causing organism and to protect the biodiversity. नाम से तो लग रहा है पढ़ने में बहुत अच्छे वर्ड्स लग रहे हैं, बट एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कंट्रीज का मिसयूज कैसे करती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ अ पोल्ट्री फ्रॉम कंट्री अफेक्टेड बाय फ्लू, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड टू रिड्यूस पैथोजेंस
और रेजिड्यू लिमिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन आवर फूड। मीन्स इंपोर्टिंग कंट्री ने ये रिक्वायरमेंट लगा दी कि हम पोल्ट्री इंपोर्ट नहीं करेंगे if the poultry is affected by the flu. Now this is to protect the what thing? Human life in an importing country. तो ये जितने भी SPS मेजर होते हैं ऑन द फेस ये ऑब्जेक्टिव तो अचीव करते हैं, बट एट द बैक एंड this is a tool adopted by importing country to prevent the import to protect the means to protect the domestic industry. तो टेक्निकल मेजर जो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। टेक्निकल मेजर जो है प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक में प्रोडक्ट के कंटेंट भी, मतलब इसके प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में भी बात हो रही है और प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। तो बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस इंपोर्टिंग कंट्री कुछ सैंक्शंस लगा रही है, उसको हमने बोला गया सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर SPS। अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल बैरियर्स टू द ट्रेड। ये क्या बोलना चाह रहे हैं TBT? TBT कवर बोथ फूड एंड नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। refers to the mandatory standards and technical regulation that define the specific characteristics of product should have। क्या क्या? what should a product a specific characteristics किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं? साइज, शेप, डिजाइन, लेबलिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन मेथड्स। ये यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। यहाँ पे वर्ड आ रहा है बैरियर्स। ये प्रमोट, ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग, दे आर नॉट प्रमोटिंग द ट्रेड। यहाँ पे तो हमने जिस चीज से ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ को रिस्क हो रहा है वो मेजर इम्पोज करे। यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट स्पेसिफिक, की प्रोडक्ट में ये फीचर होने चाहिए। आपको एग्जाम्पल से पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। Some example of trade technical barriers to trade are food laws, quality standards, industrial standards, organic certification, eco labeling, marketing and label requirement। मीन्स आपने कुछ फूड लॉज बना दिए। वो फूड लॉज आपने क्या बना दिए कि भाई आपकी क्वालिटी एक प्रिस्क्राइब लेवल पर होनी चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना दिए। इट कुड बी फूड आइटम, नॉन फूड आइटम। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स बना दिए, जैसे ISO होता है, IS, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स बना दिए। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस TBT? TBT measures are standard based measures that country use to protect their consumer and preserve natural resources। This is an objective, जो objective से TBT इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, but these can be used effectively as an obstacle to prevent the import from the other countries। मीन्स आपने इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा दी, उसकी वजह से क्या हो रहा है? देखिए पढ़ते हैं। altering the product and production process to comply with the diverse requirement in export market may either be impossible for exporting country or would obviously raise their cost, hurting the competitiveness of the exporting country। मीन्स आपने इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा दी इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, उसका साइज, डिजाइन, लेबलिंग, पैकेजिंग और प्रोडक्शन मेथड ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तभी हम इंपोर्ट करेंगे। इट विल डिफिकल्ट फॉर डोमेस्टिक एक्सपोर्टर टू कंप्लाई विद। तो आइदर वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर एक्सपोर्ट भी करना चाहेगा तो उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? टेक्निकल मेजर्स दो आ रहे हैं, SPS और TBT। SPS में हम बात कर रहे हैं मेजर्स क्या हो रहे हैं? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ। और टेक्निकल बैरियर आर ट्रेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम करते हैं किसके ऊपर? नॉन टेक्निकल मेजर्स। पहले आया इंपोर्ट कोटा, ऊपर हमने पढ़ा था इंपोर्ट कोटा टैरिफ। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? इंपोर्ट कोटा is a direct restriction which specify that only certain physical amount of good will be allowed into country during given time, usually 1 year। मीन्स एक लेवल फिक्स कर दिया कि इतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नॉन टेक्निकल।
यहाँ पे कोई भी टेक्निकल पार्ट रिलेटिंग टू दी प्रोडक्ट और अ प्रोडक्शन प्रोसेस पिक्चर में नहीं आ रहा. सिंपल, इट्स अ नॉन टैरिफ बैरियर. प्राइस कंट्रोल मेजर्स, ये क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ टैरिफ नहीं इम्पोज हो रहा, कहीं आप सोचे टैरिफ हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ. प्राइस कंट्रोल मेजर्स a step taken to control or influence the price of the imported good. एग्जाम्पल पढ़ते समझाता हूँ. a minimum import price established for sulfur मीन्स आपने यहाँ टैरिफ इम्पोज नहीं करा, आपने इंपोर्टिंग कंट्री ने ये कंडीशन लगा दी कि इंपोर्टेड गुड्स विल बी सेल ओनली एट दिस प्राइस लेवल, नॉट बियॉन्ड दैट प्राइस लेवल. इसको हमने बोला प्राइस कंट्रोल. यहाँ भी टैरिफ इन्वॉल्व नहीं है. इसकी वजह से ये भी नॉन टैरिफ बैरियर का पार्ट पड़ रही है. हम ये रीड पर दूसरा आ रहा है प्रोहिबिशन. नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग का कोई क्लियर नहीं हो रहा, प्रोहिबिशन समझ में आ रहा है. प्रोहिबिशन का मतलब एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. इंडिया प्रोहिबिट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स रिलेटेड मटेरियल फ्रॉम और टू इराक. मीन्स आपने क्लियर प्रोहिबिशन लगा दिया कि आप इस आइटम का इंपोर्ट नहीं करोगे या एक्सपोर्ट नहीं करोगे. आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइनेंशियल मेजर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मेजर is to increase import cost. How? By regulating the access to and cost of foreign exchange for import and to define the terms of payment. एग्जाम्पल देता हूं. आपने क्या बोला कि यहाँ पे आप इंपोर्टर की कॉस्ट बढ़ाना चाह रहे हैं. कैसे? आप उसको फॉरेन एक्सचेंज की जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए आप उसको या तो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या उसको फॉरेन एक्सचेंज महंगी दे रहे. यहाँ पे एग्जांपल से पढ़ते हैं. इंपोर्टर मे बी रिक्वायर्ड टू पे सर्टेन परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड 3 months बिफोर अराइवल ऑफ द गुड्स. यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि उसको कुछ अमाउंट एक्सपोर्टर को एडवांस में पे करना पड़ेगा. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये पॉसिबल कैसे है? मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ. यहाँ पे मतलब पॉसिबल कैसे है? गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी कि अगर आप कुछ आइटम इंपोर्ट करेंगे जो गवर्नमेंट नहीं चाहती इंपोर्ट हो, आपको उसकी एडवांस पेमेंट करनी है. इवन एक्सपोर्टर मे नॉट बी डिमांडिंग एडवांस पेमेंट, बट इस तरह से फाइनेंशियल मेजर क्या कहते हैं इम्पोज कर दिए कि आपको एडवांस पेमेंट बंद करनी है. जब इंपोर्टिंग पार्टी एडवांस पेमेंट करेगी तो ऑब्वियसली उसका पैसा ब्लॉक होगा, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी. सेकेंडली एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, वो एग्जाम्पल्स रीड कर रहा हूँ, मैं समझाऊंगा. फॉरेन एक्सचेंज मे नॉट बी परमिटेड फॉर इंपोर्ट ऑफ न्यूज प्रिंट. एग्जाम्पल दिया है, इसको ऐसे रीड नहीं करते कि मे नॉट बी परमिटेड. गवर्नमेंट ये इम्पोज लगा सकती है कि आज की डेट में अगर डॉलर 83 का है, आपको न्यूज प्रिंट इंपोर्ट करना है तो हम आपको ये डॉलर 84 का अवेलेबल कराएंगे. इस वजह से क्या होगा? बेसिकली इंपोर्टिंग कंट्री की जो कॉस्ट है, जो पहले 83 रुपीज आ रही थी, वो 84 हो गई, बढ़ जाएगी. एंड दिस इज अ फाइनेंशियल मेजर. हम फाइनेंशियल मेजर में इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं. हाउ? थ्रू denying or increasing the cost of the foreign exchange. आइए आगे पढ़ते हैं. मेजर अफेक्टिंग द कंपटीशन, ये क्या है? ये मैं आपको बता. These measures are aimed at granting exclusive or special preference or privilege to the इकोनॉमिक ऑपरेटर. बहुत टेक्निकल लाइन है, सिंपल समझाता हूं मैं, आपको समझ में आएगा. मेजर अफेक्टिंग कंपटीशन का मतलब इंडिया में एक बॉडी है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. उसका पर्पस है बेसिकली ट्रेडिंग करना. उसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दी कि भाई आप वीट इंपोर्ट करो एंड ओनली स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कैन इंपोर्ट वीट. बट आपको वो वीट जो मार्केट में बेचना है वो आपको कितने प्राइस पे बेचना है? एट डोमेस्टिक एट अ प्राइस अबव द डोमेस्टिक प्राइस और एनी स्पेसिफिक प्राइस. इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सिंपल सी बात, वीट ट्रेडिंग की पावर, वीट इंपोर्टिंग की पावर सिर्फ किसको दे दी गई? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन.
मान लीजिए वीट बाहर वहां सस्ता है, बट वीट इंडिया में कौन इंपोर्ट कर पा रहा है? वीट। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, रियलिटी में मत जाना आप। कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को पावर दे दी वीट इंपोर्ट करना है, और साथ में उनको ये मैंडेट भी दे दिया है कि आपको ये वीट बेचना कब है, एट वीट किस प्राइस पे बेचना है, एट अ लेवल विच इज इक्वलेंट टू डोमेस्टिक प्राइस, एंड दिस इज अ मेजर अफेक्टिंग द कॉम्पिटिशन। तो दिस इज द वे वी इंश्योर कि वीट का इंपोर्ट नहीं हो रहा है। दिस इज अ वन ऑफ द वे जहां पे हम लोग वीट इंपोर्ट तो कर रहे हैं, बट ensuring that it's not selling at a low price but selling at a domestic price. गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसी, देखिए ये क्या कहना, गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट परचेज करती है फॉर वेरियस आइटम, रेलवेज के लिए, या आप समझ लीजिए मिलिट्री के लिए, डिफेंस के लिए। गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसी में इंटरफेयर विद द ट्रेड if they mandate that specified percentage of government purchase should be from domestic firm rather than a foreign। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना ली कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल 80% शुड बी फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनीज एंड रेस्ट 20% कैन बी फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज। So this way, the foreign companies cannot sell their product to the governments. So government procurement policy thus may interfere with the trade. Example next, दूसरी पॉलिसी लेते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये सिंपल समझाता हूँ। These measures include rules on local content requirement that mandate a specified fraction of final goods should be produced domestically। सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल की एग्जांपल लेते हैं, होंडा एग्जांपल ले रहा हूँ, रियल लाइफ में मुझे नहीं पता। होंडा कंपनी इंडिया में कार मैन्युफैक्चर कर रही है। अब उनको ये बोला गया है कि भाई आप जितने भी वैल्यू ऑफ आइटम्स कार में लगाओगे, उसमें से 25% ऑफ आइटम्स, वैल्यू ऑफ आइटम्स शुड बी सोर्स, शुड बी परचेज डोमेस्टिकली, और 75% आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। मीन्स होंडा को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन किस कंडीशन पे मिली कि 75% आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, बट डोमेस्टिक आपको 25% वैल्यू ऑफ आइटम इंडिया से ही प्रिक्योर करने पड़ेंगे। इस चीज में उनको इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने में एक कंडीशन इंपोज कर दी। इफ दे रियली वांट टू कम इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर कार्स, टू सेल कार इन इंडिया, दिस इज अ कंडीशन इंपोज बाय द गवर्नमेंट। इट्स कॉल्ड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। रूल्स ऑन आर लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, आप ये वर्ड से ध्यान रख लेना। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट इज अ रिस्ट्रिक्शन अंडर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। अ रेस्ट्रिक्शन दैट इंपोर्टेड फ्रूट्स मे बी सोल्ड ओनली थ्रू आउटलेट हैविंग द रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज। अब आपने इंपोर्टेड फ्रूट्स को बेचने के लिए कंडीशन इंपोज कर दी कि आपके पास रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो नहीं बेच सकते हैं, बिकॉज इनडायरेक्टली आपने डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट इंक्रीज करवा दी, तो इट विल डिस्करेज द इंपोर्ट ऑफ द इंपोर्टेड फ्रूट्स। डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन। देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। ये क्या है? यहाँ पे बेसिकली आपने क्या बोला है, अनदर ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री ट्रेड इज द कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस विच आर मैंडेटरी फॉर इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स। मीन्स आपने एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशंस इतनी ज्यादा लगा दी, उसको कंप्लाई करने में इतनी कॉस्ट लग रही है कि इंपोर्टर विल बी डिस्करेज टू द इंपोर्ट। तो दिस इज एन अनदर नॉन टेक्निकल बैरियर्स टू द ट्रेड। ये सब छोटे छोटे, ज्यादा कुछ नहीं है, इस पे मैं नहीं जा रहा हूं।
नीचे आता है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। ये आप पढ़ेंगे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको होप ये क्लियर हुआ होगा कि चैप्टर में कि व्हाट आर, यहाँ पे मैं आता हूँ कि ट्रेड पॉलिसी क्या चीज है। ट्रेड पॉलिसी दो विंग्स, दो डायरेक्शन ले सकती है, प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड लिबरलाइजेशन। और ट्रेड पॉलिसी के दो पार्ट हो गए, प्राइस रिलेटेड मेजर्स और नॉन प्राइस रिलेटेड मेजर्स, जिसको हमने बोला है एक को टैरिफ मेजर्स, एक को नॉन टैरिफ मेजर्स। तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये पीडीएफ जो मैंने मार्क कर रखा है चाहिएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये शेयर कर लूंगा। थैंक यू।